Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 2 of chapter number 14 इकोसिस्टम. प्रीवियस सेशन के अंदर इकोसिस्टम से रिलेटेड जनरल इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया था. सो इन दिस सेशन जस्ट डिस्कस अबाउट द इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर्स क्या है और उसका फंक्शंस क्या है. सो इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस से पहले when you look at the various component of environment, तो environment के अलग अलग component की ओर देखोगे तो उनकी दो ही categories होगी. First one is the abiotic, second one is the biotic. Abiotic means we can say that non-living. previous session में भी मैंने definition discuss किया था. and abiotic मतलब living. so कोई भी environment के component की आप बात करो तो वो दो ही category में divide किए जाते हैं, non-living and living. So you studied how individual biotic, living, abiotic, non-living factors affect each other and their surroundings. So chapter number 13 के अंदर आपको मैंने डिस्कस करवाया था कि कोई भी बायोटिक और एबायोटिक, लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स एक दूसरे को और अपने सराउंड को किस तरह से अफेक्ट करते रहते हैं. सो लेट अस लुक एट दिस कंपोनेंट्स in a more integrated manner. और भी ज़्यादा combined integrated manner में ये component को हमें discuss करना है and see how the flow of energy is takes place within these components of the ecosystem. तो ecosystem के आपको दो मैंने components बताए. दोनों components का integrated manner में और भी हमें study करना है और दोनों के बीच में energy का flow किस तरह से होता रहता है वो हमें डिस्कस करना है. सो ये है एक्चुअल में इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर्स. तो इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर्स के अंदर सभी लिविंग की बात करो तो प्रोड्यूसर मतलब प्लांट्स, प्राइमरी कंज्यूमर मतलब हर्बीवोरस, सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब स्मॉल कार्निवोरस, टर्शियरी कंज्यूमर मतलब लार्ज कार्निवोरस. इवन इसके अलावा आप लोग नॉन लिविंग की बात करो तो सोलर एनर्जी ले सकते हो, रेन ले सकते हो, एयर आप कंसिडर कर सकते हो, मिनरल्स कंसिडर कर सकते हो, सॉइल भी आप उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो. सो इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स रिजल्ट इन अ फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम. अब पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर, पर्टिकुलर एरिया के अंदर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट के बीच का जो इंटरेक्शंस होगा उसकी वजह से जनरेट होने वाले फिजिकल स्ट्रक्चर्स जो फॉर्म होता है वही ईच एंड एवरी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करता है. सो हर एक प्लांट और एनिमल्स का आइडेंटिफिकेशन एंड देयर एन्यूमरेशन मतलब उनका काउंटिंग या तो उनको डिटरमाइन करना. So identification and enumeration, counting or determine of the plants and animal species of an ecosystem give its species composition. कि भाई कोई पर्टिकुलर एरिया के अंदर एनिमल और प्लांट की स्पीसीज का आप आइडेंटिफिकेशन करो या तो उनका काउंटिंग, एन्यूमरेशन, डिटरमाइन करो तो वो इकोसिस्टम का क्या मिलेगा आपको, स्पीसीज कंपोजिशन. अब एक डेफिनेशन आपको डिस्कस करना है स्ट्रेटिफिकेशन का. वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल का मतलब है लॉन्जिट्यूडिनली. सो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाई अ डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेटिफिकेशन. अब आपको एक डायग्राम दिया हुआ, ये डायग्राम के अंदर मैं ये पूरी हाइट ले लेता हूँ. ओके, इतने लेवल पे प्लांट अलग है, इतने लेवल पे अलग प्लांट है, इतने लेवल पे, इतने लेवल पे, इतने लेवल पे. सो ग्राउंड लेयर हो सकता है, श्रब लेयर हो सकता है. सो नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशंस हो जाता है और वो डिस्ट्रीब्यूशंस कैसा होता है, वर्टिकल. सो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग अ डिफरेंट लेवल इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रेटिफिकेशन. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको मैंने ऊपर का डायग्राम दिखाया कि ट्री ऑक्यूपाई अ टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा और लेयर ऑफ फॉरेस्ट. तो फॉरेस्ट का जो टॉप लेयर होगा वो कौन ऑक्यूपाई करेगा, ऑब्वियसली ट्री. उसके बाद मीडियम होगा श्रब एंड हर्ब्स एंड ग्रासेस ऑक्यूपाई दी
बॉटम लेयर्स। तो 3 लेयर अगर आपको सिंपली डिवाइड करने हो तो पहला आप ट्री के लिए दे दो, दूसरा आप दे सकते हो श्रब्स के लिए, और तीसरा आप दे सकते हो हर्ब्स एंड ग्रासेस के लिए। सो ये हो जाता है स्ट्रेटिफिकेशन। नाउ कोई भी इकोसिस्टम के कंपोनेंट की आप बात करो, सो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शनल एज अ यूनिट व्हेन यू कंसीडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट। सो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर सीन टू अ फंक्शन एज अ यूनिट, एक यूनिट में वो काम करेगा व्हेन वी कंसिडर्ड अ फॉलोइंग एस्पेक्ट। तो 4 एस्पेक्ट को आप अगर कंसिडर करते हो तो ये चारों मिलजुल के एज अ वन यूनिट काम करेगा, और वो ही क्या जनरेट करेगा, इकोसिस्टम। सो सबसे पहला है प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी का फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। ये मेन 4 पॉइंट आते हैं इकोसिस्टम के। सो ये प्रोडक्टिविटी, दूसरा है डिकम्पोजिशन, तीसरा है एनर्जी का फ्लो एंड चौथा है न्यूट्रिएंट का साइकिलिंग। सो टू अंडरस्टैंड द इथोस, कैरेक्टर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ एन एक्वेटिक इकोसिस्टम, वाटर के अंदर दिखने वाली इकोसिस्टम का कैरेक्टर समझने के लिए लेट अस टेक अ स्मॉल पॉन्ड एज एन एग्जांपल। तो एग्जांपल में हम लोगों ने चलो एक पॉन्ड लिया हुआ। दिस इज फेयरली अ सेल्फ सस्टेनेबल, सेल्फ मेंटेनेबल यूनिट है एंड रादर सिंपल एग्जांपल दैट एक्सप्लेन इवन द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन दैट एग्जिस्ट इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो आपने जो पॉन्ड का एग्जांपल लिया, फेयरली सेल्फ सस्टेनेबल है, सेल्फ मेंटेन होने वाला यूनिट है एकदम सिंपल एग्जांपल, बट ऑल्सो एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस दैट एग्जिस्ट इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब आपको डायग्राम के अंदर पॉन्ड में दिखने वाली इकोसिस्टम दिख रही है। सो कोई भी पॉन्ड ले लो, सो पॉन्ड इज अ शैलो वाटर बॉडी, लिटिल डेप्थ वाली वाटर बॉडी होती है, ज़्यादा डीपर बॉडी नहीं होती। सो पॉन्ड इज अ शैलो वाटर बॉडी इन विच ऑल द अबोव मेंशन 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर वेल एग्जिबिटेड। तो कौन कौन से 4 कंपोनेंट आपको शैलो वाटर बॉडी के अंदर दिखेंगे, तो ये 4, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी का फ्लो एंड न्यूट्रिएंट का साइकिलिंग। ये चारों आप लोगों को शैलो वाटर बॉडी वाला एक जो पॉन्ड है उसके अंदर चारों दिखेगा। तो सबसे पहले चलता है एबायोटिक कंपोनेंट की ओर। द एबायोटिक कंपोनेंट इज द वाटर with all the dissolved organic and inorganic substances. So abiotic component आप कौन कंसिडर करोगे, वाटर, उसके अंदर डिजोल्व होने वाले इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड द रिच सोइल विच आर डिपोजिट एट द बॉटम ऑफ पॉन्ड। तो आप लोगों ने एबायोटिक कंपोनेंट में अगर लिस्ट पूरा बना तो वाटर, उसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो डिजोल्व हुए हैं, रिच सोइल विच आर डिपोजिटेड एट द पॉन्ड के बॉटम, दिस सोलर इनपुट, द साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे का लेंथ एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशन रेगुलेट द रेट ऑफ फंक्शंस ऑफ द एंटायर पॉन्ड। इवन दूसरे भी और एबायोटिक कंपोनेंट की बात करो तो सोलर का इनपुट है, मतलब सन के रेस, टेम्परेचर का साइकिल है, डे का लेंथ है, दूसरे क्लाइमेटिक नंबर ऑफ फैक्टर्स पॉन्ड के एंटायर फंक्शंस को रेगुलेट करता रहता है। तो अभी तक हमने डिस्कस किया था एबायोटिक कंपोनेंट। दूसरा एग्जांपल आ रहा है बायोटिक। सो ऑटोट्रॉफिक आएगा। ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट इंक्लूड द फाइटोप्लैंक्टन, स्मॉलर माइक्रोस्कोपिक प्लांट। तो फाइटोप्लैंक्टन माइक्रोस्कोपिक प्लांट के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो एल्गी एंड दी फ्लोटिंग सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट। फ्लोट करने वाले, सबमर्ज्ड पार्शियली डीप होते हैं, मार्जिनल प्लांट सरफेस के ऊपर, एज के ऊपर दिखने वाले प्लांट्स। तो ये सभी ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स हैं। ओके, हेटेरोट्रॉफ में कंज्यूमर्स की बात करो, सो कंज्यूमर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय जू प्लैंक्टन। तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। जू प्लैंक्टन है, फ्रीली स्विम करने वाले हैं एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स, बॉटम के अंदर डिग करके रहने वाले ऑर्गेनिजम्स। ओके, तीसरा डीकम्पोजर्स, फंगी, बैक्टीरिया एंड फ्लैजेलेट्स होते हैं, स्पेशली दे आर अबेंडेंट मोर इन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। तो पॉन्ड के बॉटम में फंगस, बैक्टीरिया और फ्लैजेलेट्स होंगे।
So this system perform all the functions of any ecosystem and of biosphere as a whole. तो ये जो पूरा सिस्टम आपको एबायोटिक और बायोटिक का दिखाया, वो सिस्टम इकोसिस्टम का या तो बायोस्फीयर का फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि तो वो क्या करता है, कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक इनटू द ऑर्गेनिक मटेरियल विथ द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन बाय ऑटोट्रॉप्स। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं आप फोटोसिंथेसिस नाम की प्रोसेस से फूड मटेरियल अल्टीमेटली बनेगा। प्रोडक्टिविटी हो गई। कंजप्शन ऑफ ऑटोट्रॉप्स बाय हेटेरोट्रॉप्स। तो कंजप्शन करना मतलब क्या, एनर्जी को एक से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना। तो पहला कंपोनेंट हो गया प्रोडक्टिविटी। दूसरा एनर्जी ट्रांसफर हो गई। नंबर 3 डीकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन ऑफ द डेड मैटर टू रिलीज देम बैक फॉर reused by autotrophs. So these events are repeated over and over again. तो डिकम्पोजिशन किया और उसके बाद चौथा मिनरलाइजेशन, मतलब जो न्यूट्रिएंट है उसका फ्लो हुआ। सो कंटिन्यूसली ये साइकिल ओवर एंड ओवर चलता ही रहता है। सो एनर्जी के फ्लो की बात करो, सो ये कंडीशन आपको कंपलसरी याद रखने की, देयर इज यूनिट डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स द हायर ट्रॉफिक लेवल and its dissipation and loss as heat to the environment. तो एनर्जी का ऑलवेज यूनिट डायरेक्शनल फ्लो होगा। जैसे जैसे आप हायर ट्रॉफिक लेवल पे मूव होते जाओगे वैसे वैसे एनर्जी कम होती जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में एनर्जी कम होगी, कंज्यूमर से हर्बीवोरस से स्मॉल कार्निवोरस में कम होगी, स्मॉल से लार्ज कार्निवोरस में, क्योंकि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस होती रहती है एनवायरमेंट के अंदर बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट है इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए प्रोडक्टिविटी। सो प्रोडक्टिविटी मतलब कुछ ना कुछ प्रिपेयर होना। सो प्रोडक्टिविटी का डेफिनेशन मैंने दिया है कि अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, आइदर पॉपुलेशन, आइदर कम्युनिटी और इकोसिस्टम। भी इकोसिस्टम, कम्युनिटी, पॉपुलेशन और ऑर्गेनिज्म के थ्रू प्रोड्यूस होने वाला ऑर्गेनिक मैटर या तो बायोमास ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दिए हुए टाइम में, इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्टिविटी। सो प्रोडक्टिविटी के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट तो वो होती है कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इकोसिस्टम टू फंक्शंस एंड सस्टेन। अब अगर प्रोडक्टिविटी अगर आपको करनी हो तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है सोलर एनर्जी का कांस्टेंट इनपुट, तभी वो इकोसिस्टम वर्क कर पाएगी, मेंटेन हो पाएगी। सो सबसे पहले प्रोडक्टिविटी का एक टाइप जिसका नाम है प्राइमरी प्रोडक्शन। सो प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मतलब जितने भी ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि प्लांट्स, सो दिए हुए एरिया में, दिए हुए टाइम पीरियड में कितना बायोमास या तो कितना ऑर्गेनिक मैटर प्लांट ने प्रोड्यूस किया है थ्रू दी फोटोसिंथेसिस इज कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी प्रोडक्शन। मैं कितना प्रोड्यूस किया है वो बोल रहा हूँ। सो कितना ऑर्गेनिक मैटर या तो बायोमास जनरेट होगा उसको दो यूनिट में मेजर किया जा सकता है, या तो वेट में या तो एनर्जी में। तो वेट में अगर आप मेजर करोगे तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर, कि भाई मीटर स्क्वायर एरिया में कितना ग्राम, या तो एनर्जी की बात करो सो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, कि भाई दिए हुए मीटर स्क्वायर में कितना किलो कैलोरी। सो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, बायोमास के प्रोडक्शन का जो रेट है उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है प्रोडक्टिविटी। सो कभी कभार प्रोडक्टिविटी को दूसरे भी नंबर ऑफ यूनिट्स दिए जाते हैं, जैसे कि इट इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, कि भाई एक साल में इतने मीटर स्क्वायर एरिया में इतना ग्राम प्रोडक्शन हुआ। तो ये यूनिट किसका है, रिलेटेड टू दी वेट। और एनर्जी की अगर आपको बात करनी हो सो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, कि एक साल में एक मीटर स्क्वायर एरिया में इतना किलो कैलोरी बायोमास या तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जनरेट हुआ। टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम, तो अलग अलग इकोसिस्टम को कंपेयर करने के लिए ये यूनिट आप लोग यूज़ कर सकते हो।
नाउ प्राइमरी प्रोडक्शंस के दो टाइप्स है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, जीपीपी एंड एनपीपी। ओके, तो सबसे पहला है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। सो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब क्या है? ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट ने कितना ऑर्गेनिक मैटर जनरेट किया है उसका रेट। सो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब ऑब्वियसली उसका डिपेंडेंस किसके ऊपर होता है? दे आर डिपेंड्स ऑन द क्लोरोफिल कंटेंट, कि क्लोरोफिल का कंटेंट प्लांट में कितना है उतनी रेट ज़्यादा होगी। सो उनकी यूनिट दिए हुए है, पहला क्लोरोफिल पर ग्राम ड्राई वेट पर यूनिट एरिया, कि दिए हुए यूनिट एरिया में कितना प्लांट का ड्राई वेट था, उसमें क्लोरोफिल कितना था, या तो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड पर ग्राम क्लोरोफिल पर आवर, कि भाई 1 घंटे में 1 ग्राम क्लोरोफिल के सपोर्ट से कितना कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट फिक्स हुआ। सो अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स इन रेस्पिरेशन, कि भाई कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी के थ्रू जितना भी प्रोडक्शंस हुआ है उनमें से प्लांट अपने रेस्पिरेशन के लिए बहुत सारा एनर्जी यूटिलाइज करता है। तो जीपीपी को अगर डिफाइन करना हो, सो जीपीपी इज इक्वल टू एनपीपी प्लस रेस्पिरेटरी लॉस। तो एनपीपी और रेस्पिरेटरी लॉस दोनों को आप ऐड कर दो तो बन जाता है जीपीपी। और दूसरा है एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो उसका डेफिनेशन क्या होगा? तो एक काम करो, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को रेस्पिरेशन लॉसेस के थ्रू बात करो। सो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस इज इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो उसका फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है कि भाई जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी। सो जीपीपी इज इक्वल टू एनपीपी प्लस आर भी बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन टू हेटेरोट्रॉप्स। लिसन, ग्रॉस में क्या बताया? प्लांट ने कितना प्रोड्यूस किया। नेट में क्या बताया? प्लांट ने प्रोड्यूस करके अपने लिए कितना यूज किया है वो निकाल दो, तो बचा नेट। सो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है क्या? इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन टू हेटेरोट्रॉप्स, या तो हर्बीवोरस या तो डिकम्पोजर्स, कि भाई हेटेरोट्रॉप्स के लिए कितनी एनर्जी बची है, कितनी प्रोडक्टिविटी है, उसे बोला जाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, सो ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा है कि भाई सन से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की ओर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ओके, वो था प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। Second one is the secondary productivity. So is defined as the rate of formation of new organic matter by consumer. अब कंज्यूमर या तो हेटेरोट्रॉप्स प्लांट के थ्रू मिले हुए सब्सटेंस को कंज्यूम करके न्यू ऑर्गेनिक मैटर जो बना रहा है उसकी रेट को बोला जाता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मतलब क्या? सो अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर एट कंज्यूमर लेवल, भाई कंज्यूमर लेवल पे जितनी एनर्जी है वो है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सो कंज्यूमर ऑब्टेन एनर्जी बाय कंज्यूमिंग प्रोड्यूसर एज अ फूड, कि भाई प्रोड्यूसर को एज अ फूड वो कंज्यूम करेगा तो कंज्यूमर को क्या मिलेगा? एनर्जी। सो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू एनपीपी माइनस आर। भाई नेट प्रोडक्टिविटी में से आप कंज्यूमर का रेस्पिरेटरी लॉस रिमूव कर दो तो जो पॉइंट मिलेगा वो होगा एसपी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। एंड तीसरा टाइप है नेट प्रोडक्टिविटी। सो नेट प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? सो अमाउंट ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विच आर नॉट यूज्ड बाय हेटेरोट्रॉप्स। अब हेटेरोट्रॉप्स की बॉडी जब डेथ हो जाती है तो सभी की सभी ऑर्गेनिक मैटर यूटिलाइज्ड नहीं हो जाती। सो अमाउंट ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर नॉट यूटिलाइज्ड बाय हेटेरोट्रॉप्स और कंज्यूमर इज नोन एज अ नेट प्रोडक्टिविटी। नाउ अलग अलग इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली आपको पता है अलग अलग होगी। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि सबसे ज़्यादा होती है फॉरेस्ट की, देन मीडियम होगी ग्रासलैंड की, एंड सबसे कम होता है डेजर्ट का। सो एक्वेटिक हैबिटेट की बात करो, इन एक्वेटिक हैबिटेट ऑल्सो इट डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग डेप्थ। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी वैसे वैसे एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर प्रोडक्टिविटी कम होती है। उसके पीछे का रीज़न क्योंकि लाइट का पेनिट्रेशन कम होता है, मिनरल्स का अमाउंट भी कम होता है, ये सब रीज़न है इसकी वजह से।
नाउ कोई भी ऑर्गेनिज्म की जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, दे आर डिपेंड्स ऑन द प्लांट स्पीसीज विच आर इनहेबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया। कौन से एरिया में वो नंबर ऑफ प्लांट्स है, किस तरह से वो फैक्टर्स प्लांट को अफेक्ट करते हैं, उसके हिसाब से प्रोडक्टिविटी जनरेट होती है। सो किसके किसके ऊपर डिपेंड्स होगा, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वेराइटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट एंड फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। जितनी कैपेसिटी ज़्यादा, जितने न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा, एनवायरमेंटल फैक्टर जितने ज़्यादा सूटेबल, उतना प्रोडक्टिविटी वहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगा। सो वी कैन से दैट इट वेरीज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, क्योंकि सब जगह पे मिनरल्स की अवेलेबिलिटी सेम नहीं होगी, हर एक प्लांट की कैपेसिटी सेम नहीं होती है। सो अलग अलग इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी अलग अलग होगी। नाउ अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेशन, द एनुअल नेट primary productivity of the whole biosphere is approximately 170 billion tons of organic matter. Annual net primary productivity पूरे बायोस्फीयर की एक साल की कितनी है, 170 बिलियन टन्स। यहाँ पे ड्राई वेट हमें कंसिडर करना है। अब 170 बिलियन टन में से अगर ओशियंस की प्रोडक्टिविटी की बात करो तो खाली कितनी है, 55 बिलियन टन्स। वेरेज पूरी दुनिया में जितनी सरफेस है उनमें से 70% सरफेस तो ओशियन कवर करता है, फिर भी उसकी प्रोडक्टिविटी आउट ऑफ 170 खाली 55 बिलियन टन्स है। बाकी की जो प्रोडक्टिविटी है कहाँ पे है, इज ऑन लैंड। सो उसके पीछे का रीज़न क्या है, सो मेन रीज़न फॉर द लो प्रोडक्टिविटी इन द ओशन, तो एक तो पहला अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट कम होगा, सेकेंड मिनरल्स का लिमिटेशन ज़्यादा, सलिनिटी उसकी ज़्यादा होती है, न्यूट्रिएंट्स की जो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वो नहीं है, या तो दूसरे एनवायरमेंटल फैक्टर्स उसको ज़्यादा अफेक्ट करते होंगे, शायद इसलिए उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो लैंड के कंपैरिजन में कैसी है, कम है। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस एज वेल एज प्रोडक्टिविटी एंड देयर टाइप्स। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।